नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में क्लास 10th विज्ञान के अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का भाग 2 हल करेंगे। बच्चों, यदि आपने भाग 1 नहीं देखा है तो पहले भाग 1 देख लीजिए, उसके बाद ये वाला भाग आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कल हमने भाग 1 में क्या पढ़ा था? अम्ल किसे कहते हैं, क्षारक किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं, और साथ ही अम्ल, क्षारक और लवण के गुण हमने पढ़े थे, इनके उदाहरण हमने देखे थे। इसके बाद हमने कल सूचक के बारे में पढ़ा था। सूचक किसे कहते हैं, सूचक कितने प्रकार के होते हैं। आपको ये सब चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये सब पिछला वाला भाग अच्छे से समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का ये भाग स्टार्ट करते हैं और आज के इस भाग में हम पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म मतलब अम्लों और क्षारकों की यदि हम किसी धातु से, अधातु से या अभिक्रिया करवाते हैं तो जो रिजल्ट निकल कर आता है वो क्या आता है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से आज की इस क्लास में समझेंगे। तो आप ये क्लास पूरी देखिएगा, इस बात की गारंटी है आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज के इस क्लास में पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, अब इसमें देखो अम्ल एवं क्षारकों की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल या क्षारकों की हम धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। धातु जैसे जिंक है, एल्यूमिनियम है, सोना, चांदी, लोहा, कॉपर, ये धातुएं होती है। यदि इन धातुओं की हम अम्लों या क्षारकों से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले पढ़ेंगे अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब अम्लों की हम धातु से अभिक्रिया करवाएं तो क्या होता है, तो देखो ध्यान से समझना। यदि बच्चों हम अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं धातु से, देखो ध्यान लगाना, अम्ल की अभिक्रिया किससे कराएंगे? धातु से। तो आपको क्या मिलेगा? तो जो बनेगा, एक तो बनेगा लवण और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ पर अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको परिभाषा याद हो जाएगी। अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक उदाहरण से हम इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक अम्ल लिया, उसका नाम है HCl। बताओ HCl को क्या कहते हैं? कल बताया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। साथ ही मैंने एक धातु ले ली जिसका नाम दे दिया मैंने जिंक। जिंक ले ली मैंने। ठीक है, एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया और एक धातु ले ली जिसका नाम क्या है? जिंक है। ठीक है, अब देखो ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो एक तो बनेगा लवण और एक क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो देखो हमेशा हमें याद है कि ये एक तो इसमें ये प्लस होता है, यहाँ क्या होता है? माइनस, और यहाँ क्या होता है? ये प्लस है। तो इधर का प्लस वाला इधर के माइनस वाले से अभिक्रिया करता है। ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा? Zn, प्लस का पहले आएगा, माइनस का बाद में आएगा, Cl2। ठीक है, अब ये यहाँ दो कहाँ से आया? आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहाँ से आया ये दो? ये जिंक की संयोजकता है ना, बेसिक जरूर पढ़िएगा आप। प्लस साथ ही अब क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ हो जाएगा H2, है ना। गैस के पीछे हम 2 लगाते हैं और गैस के लिए तीर का चिन्ह कहाँ लगाते हैं? ऊपर की तरफ लगाते हैं। पिछले पार्ट में हमने ये सब देखा था। ठीक है, तो देखो अगर हमने हाइड्रोक्लोरिक, मैं लिख देता हूँ यहाँ, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसकी अभिक्रिया हमने किससे कराई है? जिंक से। तो देखो ये क्या बन गया? ये बन गया जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड, और ये जिंक क्लोराइड क्या है? ये नमक है, लवण है। ठीक है, हो गया। और साथ ही क्या बनी? साथ ही बन गए आपके हाइड्रोजन गैस। तो देखो अब देखो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और क्या उत्सर्जित करता है? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। इस अभिक्रिया को देखो, क्या ये अभिक्रिया संतुलित है संतुलित? संतुलित अभिक्रिया है? नहीं है ना, तो इसको हम संतुलित करेंगे भाई। पिछला जो अध्याय था उसमें सीखा था हमने अभिक्रिया को संतुलित करना। तो देखो कैसे करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 होने चाहिए, तो यहाँ 2 लगा देंगे।
जैसे यहाँ 2 लगाए तो क्लोरीन भी कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ भी कितने हैं, 2 हैं, जेडेन यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। अब ये अभिक्रिया क्या हो गई आपके, संतुलित हो गई। ठीक है, समझ में आया। तो आपको ध्यान रखना है, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। तो अब परिभाषा भी आप लिख सकते हो, परिभाषा आप लिख सकते हो, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो आसानी से देखो, ये वाला याद रखो, उसी से आपको परिभाषा याद है। ठीक है, आगे समझ में एक उदाहरण और देख लेते हैं। मान लो मैंने अम्ल लिया H2SO4, क्या कहते हैं बताओ इसे, क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब प्लस मैंने धातु ले ली, मान लीजिए मैग्नीशियम ले ली। ठीक है, मैग्नीशियम ले ली, या फिर जिंक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जिंक ले लो, है ना, जेडेनी ले लो, जिंक ले लो, ये धातु ले ली मैंने जिंक। ठीक है, अब इन दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं। तो देखो ये तो है प्लस और ये क्या है, माइनस, है ना। तो इधर का प्लस वाला इधर के माइनस वाले से अभिक्रिया करता है, तो क्या बनेगा, ZnSO4, ZnSO4 बन जाएगा। ठीक है, बन गया, और साथ ही क्या उत्सर्जित होगी, साथ ही उत्सर्जित होगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हो गया ना। तो देखो ये तो था सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके अभिक्रिया हमने जिंक से कराई, तो यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया जिंक सल्फेट। क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, जो एक लवण है। ठीक है, और साथ में क्या उत्सर्जित हो रही है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रही है। तो समझ में आ गया पहला इसका रासायनिक गुण कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। आप चाहे तो इसके और भी उदाहरण देख सकते हो, आप बना सकते हो। अम्ल की किससे अभिक्रिया करानी है, अम्ल की धातु से अभिक्रिया करानी है। ठीक है, आ गया समझ में। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं जो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने अम्ल लिया H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, और धातु ले ली मैंने आयरन, लोहा, Fe। अब देखो इन दोनों के भी क्रिया कराते हैं, तो बताओ Fe किससे अभिक्रिया कर जाएगा, SO4 से, तो क्या बन जाएगा, FeSO4। क्या बन गया, फेरस सल्फेट। क्या बन गया भाई, फेरस सल्फेट, और साथ ही क्या उत्सर्जित हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो जाएगी। ठीक है, तो नाम लिख सकते हो, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये फिर आयरन है, और ये आयरन सल्फेट बन गया, और क्या उत्सर्जित हो गई, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो गई। ठीक है, तो कंप्लीट समझ में आ गया। तो क्या अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और क्या उत्सर्जित करता है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। चलिए इसको हम एक प्रयोग द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, एक चित्र के माध्यम से, एक प्रयोग के माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि क्या वास्तव में अम्ल और धातु की अभिक्रिया करवाने पर हाइड्रोजन गैस ही उत्सर्जित होती है। तो इसके लिए क्या करना है बच्चों, आपको एक स्टैंड लेना है, ये एक स्टैंड है, और साथ ही ये लेनी है आपको परख नली, जो कांच की होनी चाहिए। ये कांच की परख नली है, और ये एक स्टैंड है, और यहाँ पर एक बर्तन लेना है, टप लेना है आपको, टप। ठीक है, उस टप के अंदर आपको साबुन का विलयन बनाना है, साबुन का विलयन जो झागदार हो वो विलयन बनाना है, और साथ ही इस नली को एक, ये जो कांच की परख नली है, इस परख नली को एक प्रवाह नली के द्वारा इस टब में लेके आना है। ये जो है ना, ये है आपके प्रवाह नली। ठीक है, इस टब में लेके आना है। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो परख नली है कांच की, इस परख नली के अंदर अम्ल डालेंगे। हमने यहाँ पर क्या किया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया। ठीक है, अब अम्ल डालने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, देखो अम्ल की अभिक्रिया धातु से करवा रहे हैं, तो हमने क्या किया, दानेदार जिंक के टुकड़े, जिंक जो धातु आती है उसके टुकड़े कर लिए, और वो टुकड़े इसके अंदर डाल दिए। ठीक है, अब जैसे वो टुकड़े इसके अंदर आएंगे तो जिंक किससे अभिक्रिया करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल से। अभी देखो हमने कराई थी जिंक की अभिक्रिया किससे कराई थी, सल्फ्यूरिक अम्ल से। जैसे ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उठने लगेंगे,
कौन सी गैस के बुलबुले? हाइड्रोजन गैस के बुलबुले। अब ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इस प्रवाह नली में होते हुए इस टब में आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे वो इस टब में आएंगे तो इस टब में जो ये झाग बन रहे हैं साबुन के विलयन के, इन झागों की सहायता से ऊपर उठने लगेंगे, ऊपर उठने लगेंगे। देखो हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले, ठीक है, वो जो साबुन है ना उसमें क्या बढ़ जाएगी? हाइड्रोजन बढ़ जाएगी और ये बुलबुले ऊपर उठने लगेंगे। अब हम क्या करेंगे? एक जलती हुई मोमबत्ती इसके पास लेकर आएंगे। जैसे हम इसके पास मोमबत्ती लेकर आएंगे तो ये बुलबुले क्या है? जलने लगेंगे। और जब ये जलेंगे तो कैसी ध्वनि आएगी? फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होने लगेगा, जिससे हमें ये पता लगेगा कि वास्तव में यहाँ पर कौन सी गैस का दहन हो रहा है? हाइड्रोजन गैस का दहन हो रहा है। तो जब फट फट की ध्वनि के साथ कोई भी गैस जलती है तो वो कौन सी गैस जलती है? हाइड्रोजन गैस जलती है। तो इस प्रकार से हम प्रयोग करके भी इसको देख सकते हैं कि अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराने पर कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। समझ में आया? चाहे तो आप इस प्रयोग को लिख भी सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि एक स्टैंड लिया, एक स्टैंड पर कांच की परख नली लगाई, ठीक है, और एक टब लिया जिसमें साबुन का विलयन बनाया। परख नली को एक प्रवाह नली से टब को जोड़ा, ठीक है, जोड़ दिया। अब क्या किया? परख नली में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला और दानेदार जिंक के टुकड़े डाले। जैसे इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उठने लगेंगे। अब ये बुलबुले क्या करेंगे? इस प्रवाह नली के माध्यम से साबुन के विलयन में पहुंच जाएंगे और ये हाइड्रोजन के बुलबुले साबुन के झागों में भरेंगे और वहां से ऊपर उठने लगेंगे। फिर हम क्या करेंगे? एक मोमबत्ती इसके पास लेकर आएंगे। तो जैसे हम मोमबत्ती इसके पास लेकर आएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस का दहन होने लगेगा, मतलब ये जलने लगी। जलती हुई मोमबत्ती लेकर आएंगे तो ये गैस क्या करेगी? जलने लगेगी। और जब ये जलेगी तो ध्वनि कैसी आएगी? फट फट की ध्वनि आएगी, जिससे हमें ये पता लगेगा कि कौन सी गैस का दहन हो रहा है? हाइड्रोजन गैस का दहन हो रहा है। उम्मीद करता हूँ 100% आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो अब है क्षारक के साथ धातु की अभिक्रिया। अभी तो हमने अम्ल की धातु से अभिक्रिया कराई तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हुई। अब क्षारक की धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या उत्सर्जित होता है? तो देखो बच्चों, सभी जो धातुएं होती हैं वो क्षारक से अभिक्रिया नहीं करती है। कुछ धातुएं ही होती हैं जो क्षारक से अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है। कुछ धातुएं जैसे जिंक है, एल्यूमिनियम है, ये कुछ सीमित धातुएं होती हैं जो क्षारक से अभिक्रिया करके भी क्या बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ धातुएं भी किससे? क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। कुछ धातुएं होती हैं जो क्षारक से अभिक्रिया करके भी क्या उत्सर्जित करती हैं? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है, ठीक है। अब देखिए अभिक्रिया करके देखते हैं, ध्यान दो। मान लीजिए हमने एक क्षारक लिया, उसका नाम है NaOH। बताओ इस क्षारक का क्या नाम है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? कल बताया था मैंने अच्छी तरह से, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, ये इस क्षारक का नाम है, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया कराएंगे किससे? धातु से, और धातु लेंगे हम जिंक, ठीक है। अब देखो जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा Na2ZnO2 और साथ ही उत्सर्जित हो जाएगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखो ये जो बना इसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या नाम है? सोडियम जिंकेट बनेगा, ठीक है। तो देखो यदि हम क्षारक की अभिक्रिया किससे कराते हैं? धातु से, तो भी कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। लेकिन सभी धातुएं क्षारक से अभिक्रिया नहीं करती है। कुछ धातुएं ही ऐसी होती है जो क्षारक से अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती हैं। समझ में आ गया? अब देखो दूसरा पॉइंट है आपके, अम्ल की धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब हम क्या करेंगे? अम्ल की धातु कार्बोनेट, ठीक है, या
धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कराएंगे तो देखो क्या बनेगा। देखो जब हम अम्ल की धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, एक तो बनता है लवण, एक बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही बनता है जल। तो देखो कैसे, यदि हम धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे कराते हैं, अम्ल से। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं इधर, क्या बनेगी, एक तो बनेगा, देखो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे कराते हैं, अम्ल से कराते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा आपके लवण, क्या बनेगा, लवण, एक बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और साथ ही क्या बनेगा, साथ ही बनेगा आपके जल, क्या बनेगा, जल बनेगा। तो देखो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोकार्बोनेट से दोनों से ही अम्ल के साथ क्रिया कराने पर लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और साथ ही क्या बनता है, जल बनता है। तो देखो इसी से आप परिभाषा याद कर सकते हो। तो परिभाषा हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों ही अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तथा क्या करते हैं, जल बनाते हैं। ठीक है, अगर ये याद रखिए जिसमें आपको परिभाषा याद हो जाएगी। देखो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ ही क्या बनाता है, जल बनाता है। चलो इस अभिक्रिया को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमने एक ले लिया आपके धातु कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, ये ले लिया हमने धातु का कार्बोनेट। ठीक है ना, धातु नहीं ले रहे, धातु का कार्बोनेट ले रहे हैं। तो ये है आपके सोडियम कार्बोनेट, क्या है बेटा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया कराएंगे, किससे कराएंगे, अम्ल से। किससे कराएंगे, अम्ल से। तो अम्ल होता है आपके HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। पहले अच्छी तरह से समझ गए कि कौन सा अम्ल है। अब देखो ये दोनों भी क्रिया करके क्या बनाएंगे, एक तो बनाएंगे लवण। अब देखो लवण क्या बन रहा है, यहाँ Cl है और यहाँ Na है, तो क्या बन गया लवण, NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड। अब क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, और साथ ही क्या बनेगा, जल। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो देखो कितनी आसानी से हमने इस इक्वेशन को कंप्लीट कर लिया। देखो सोडियम कार्बोनेट क्या है, ये धातु का कार्बोनेट है, इसके भी क्रिया हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई। एक तो लवण बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और साथ ही क्या बना, साथ ही बन गया आपके जल बन गया। ठीक है, अब देखो इस अभिक्रिया को हमें संतुलित करना है। क्या ये अभिक्रिया संतुलित है, नहीं है ना, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ सोडियम 2 है और यहाँ एक ही है ना, तो यहाँ भी 2 होने चाहिए। तो यहाँ आगे क्या लगा देंगे भाई, आगे 2 लगा देंगे। ठीक है, जैसे हमने 2 लगाए तो क्लोरीन कितने हो गए, 2 हो गए, सोडियम भी 2 हो गए तो क्लोरीन भी 2 हो गए, क्लोरीन यहाँ एक ही है तो यहाँ भी कितना लग जाएगा, 2 लग जाएगा। ठीक है, अब देखो कार्बन यहाँ देखो CO3, कार्बन यहाँ 1 और 2 3 है, यहाँ भी देखो 2 और 1 कार्बन 3 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, वहाँ देखो ऑक्सीजन 2 और 1 3 है। अब ये अभिक्रिया आपके क्या हो गई, संतुलित हो गई। ठीक है, समझ में आ गया भाई, सोडियम यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हो गए। ठीक है, कार्बन देखो यहाँ 1 और 2 3, ठीक है ना, कार्बन यहाँ 1 और 1, इधर भी 1 है ना, एक ही है।
क्लोरीन यही है। क्लोरीन यहाँ देखो 2 हैं तो यहाँ भी 2 हैं, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 3 है तो यहाँ भी देखो 2 और 1 3 है, तो अभिक्रिया क्या हो गई आपके, संतुलित हो गई। आगे समझ में, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है। चलो एक उदाहरण हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी ले लेते हैं। तो देखो जैसे मैंने यहाँ लिया NaHCO3, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब इसकी अभिक्रिया कराते हैं अम्ल से, वही ले लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। अब देखो दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो एक तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। तो लवण देखो यहाँ Na और ये Cl, क्या बन गया NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी CO2, जल बनेगा H2O, ठीक है। हो गए, कितनी आसानी से कर लिया हमने। इसका नाम दे देंगे, नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब देखो क्या ये अभिक्रिया संतुलित है, यहाँ Na1, यहाँ भी 1, हाइड्रोजन यहाँ देखो 1 और 1 2 है, वहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। C कार्बन यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, वहाँ भी देखो 2 और 1 3 है, हाइड्रोजन भले संतुलित हो गया। Cl क्लोरीन यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि अभिक्रिया क्या है आपके, संतुलित है। तो दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया, ध्यान से समझना। धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और क्या बनाएगा, जल बनाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है, इसको हम बाद में कर लेंगे। ध्यान क्या रखनी है, देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर इसको हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, किसमें प्रवाहित करते हैं, चूने के पानी में, तो एक पदार्थ बनता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो श्वेत अवक्षेप है। क्या है, श्वेत अवक्षेप। देखो यहाँ पर ये जो गैस बनी कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम किस में प्रवाहित, देखो ये स्टार लगा के लिखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है ना। क्या है कि ये जो गैस बनी कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे। बताओ चूने के पानी का सूत्र, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना है ना भाई, बिना बुझे हुए चूने को पानी में डालेंगे तभी तो चूने का पानी बनेगा। अब इसमें प्रवाहित करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और साथ ही बनेगा जल, साथ ही क्या बनेगा, जल बनेगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैल्शियम। पिछले पार्ट में भी हमने पढ़ा था ये अच्छी तरह से, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब ये इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करी तो क्या बना, ये बना कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो ये है, इसे संगमरमर का सूत्र भी कहते हैं भाई, ये संगमरमर का फॉर्मूला भी है। ये किसका फॉर्मूला भी है, संगमरमर का। तो देखो जब हमने धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे कराए, अम्ल से, तो कौन सी गैस बनी, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम चूने के पानी में प्रवाहित करें तो क्या बन जाएगा, एक श्वेत अवक्षेप यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो देखो यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ स्टार लगा के लिख सकते हो, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट या कोष्टक में लिख सकते हो श्वेत अवक्षेप का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया भाई। तो ये आपको ध्यान से समझना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
देखो अब इसका तीसरा जो रासायनिक गुण है वो है अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। देखो बच्चों, अम्ल और क्षारक यदि एक परस्पर अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा। देखो एक चीज का ये विशेष ध्यान रखना है कि अम्ल और क्षारक दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। कैसे? यदि अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए उसमें क्षार डाला जाता है, और यदि क्षारक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या डाला जाता है? अम्ल डाला जाता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, अपच हो जाती है, जैसे हम ज़्यादा खाना खा लें, है ना, या खाने में कुछ ऐसा वैसा आ जाए तो उससे क्या है, अपच हो जाती है। तो मतलब अपच हो जाती है, मतलब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है ना, तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें क्षारक टाइप की दवाई देता है, जिसे एंटासिड होता है, एंटासिड बोलते हैं। तो जैसे हम उस क्षारक को पीते हैं तो अम्ल की मात्रा वापस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और हमारा बैलेंस लेवल हो जाता है। तो क्षारक और अम्ल एक दूसरे के क्या है, दुश्मन है। तो देखो क्या होगा, अम्ल एवं क्षारक जब परस्पर अभिक्रिया करेंगे, तो देखो बच्चों, अम्ल की अभिक्रिया अगर हम किससे कराएं, क्षारक से। किससे कराएं भाई? क्षारक से। तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा लवण और साथ ही बनेगा जल। क्या बनेगा? लवण प्लस जल बनता है। अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप कोई सा भी एक अम्ल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने अम्ल ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसकी अभिक्रिया कराते हैं क्षारक से। क्षारक ले लो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ले लिया। अब देखो ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, देखो ये प्लस है और ये माइनस, ये प्लस है और ये माइनस, यही है ना। इधर का प्लस वाला इधर के माइनस से और इधर का प्लस वाला इधर के माइनस से अभिक्रिया करता है। अच्छी तरह से हमने अभिक्रिया करना सीखा है। तो देखो Na तो किससे अभिक्रिया करेगा, Cl से, NaCl प्लस, और ये जो है इससे H से अभिक्रिया कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है। तो देखो अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। लवण और जल बनाते हैं। देखो अभिक्रिया संतुलित है क्या, नहीं है, नहीं है क्या। देखो यहाँ हाइड्रोजन 1 और 1 2 हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हैं, ठीक है। क्लोरीन यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, सोडियम 1 है तो यहाँ भी 1 है। इसका मतलब अभिक्रिया क्या है, आपके संतुलित है। इसे संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। तो समझ में आ गया, अम्ल एवं क्षारक मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। विशेष ध्यान रखना। तो अब देखो इसी से आप परिभाषा लिख सकते हो। क्या लिखोगे, अम्ल एवं क्षारक, क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, जल बनाते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है, ये जो अभिक्रिया होती है इसे कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया भाई। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा आ जाए तो क्या लिखोगे, अम्ल व क्षार मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब देखो अगला चौथा इसका जो रासायनिक गुण है वो क्या है, अम्लों की धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। अब धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करवाएंगे। अम्लों की किससे अभिक्रिया करेंगे, धातु के ऑक्साइड से। अब धातु का ऑक्साइड क्या होता है, धातु के ऊपर जो जंग लग जाता है ना, वही धातु का ऑक्साइड होता है। धातु के ऊपर जो जंग लग जाता है उसे क्या कहते हैं, धातु का ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है। तो उससे अब किसकी अभिक्रिया कराएंगे, अम्ल की अभिक्रिया कराएंगे। तो देखो अम्ल यदि किससे अभिक्रिया करें, ये तो थोड़ा नीचे लिखता हूँ, परिभाषा लिख देंगे यहाँ। अम्ल किससे अभिक्रिया करें, धात्विक ऑक्साइड से, धात्विक ऑक्साइड से। ठीक है। तो क्या बनेगा, यहाँ पर भी आपके बनेगा भाई, एक तो बनेगा लवण और दूसरा बनेगा जल। एक तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, जल बनेगा। तो अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है और जल बनाता है। ठीक है। अब देखो अभिक्रिया करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने अम्ल ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, और यहाँ पर धात्विक ऑक्साइड ले लिया मैंने Na2O, सोडियम ऑक्साइड।
सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड है। अब देखो ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, एक तो बनेगा लवण है, अब Na और Cl बन गया लवण, तो यहाँ आ जाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड, और साथ ही जल बनेगा, तो जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, है ना। अब देखो क्या अभिक्रिया संतुलित है, देखो यहाँ Na 2 है, यहाँ एक ही है, तो यहाँ कितना लग जाएगा, 2 लग जाएगा। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन एक है और वहाँ 2 है, तो यहाँ 2 लग जाएगा। अब 2 लगते हैं, क्लोरीन 2 हो गए, यहाँ भी क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन यहाँ एक है, वहाँ भी एक है। अब अभिक्रिया आपके क्या है, संतुलित है। तो समझ में आ गया, अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, लवण और जल बनाता है। तो नाम पता है इनका, ये सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। एक और लेके देखते हैं, जैसे मान लो मैंने अम्ल तो वही HCl ही ले लेते हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है भाई सबको, प्लस यहाँ पर ले लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, धातु ले लेते हैं हम, धातु का ऑक्साइड कौन सा ले लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। अब दोनों के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। तो बताओ क्या बनेगा, एक तो बनेगा देखो ये प्लस और ये माइनस अभिक्रिया कर जाएगा, है ना, ये प्लस और ये माइनस, है ना, तो CaCl2 CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए 2 कहाँ से आया, ये 2 किसकी संयोजकता थी, कैल्शियम की संयोजकता थी, तो इसके नीचे आ गई। जब मैंने बेसिक पढ़ाया था तो अच्छी तरह से आपको सूत्र बनाना सिखाया था, बेसिक वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो मुझे इसमें जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे थे उन पर व्हाट्सएप करो, आप इनको अच्छी तरह से सीख जाओगे। अब साथ ही प्लस क्या बनेगा, जल, तो जल क्या होता है, H2O, है ना। अब बताओ देखो अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाता है, जल बनाता है। क्या अभिक्रिया संतुलित है, हाइड्रोजन यहाँ एक है, यहाँ 2 है, तो यहाँ कितना लगा दो, 2 लगा दो, 2 लगाते क्लोरीन 2 हो गया, यहाँ भी 2 है, कैल्शियम एक है, यहाँ भी एक है, ऑक्सीजन एक है, यहाँ भी एक है। अब अभिक्रिया क्या हो गई आपके, संतुलित हो गई, ठीक है। अब इसकी परिभाषा लिख सकते हो, क्या लिखोगे, अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है भाई, क्या बनाता है, लवण तथा जल बनाता है, लवण तथा क्या बनाता है, जल बनाता है, ठीक है। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज समझनी है, देखो अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और क्या बना रहे थे, जल बना रहे थे। यहाँ भी अम्ल और धात्विक ऑक्साइड मिलकर लवण और क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी, धात्विक ऑक्साइड किसका कार्य कर रहा है, क्षारक का कार्य कर रहा है। तो बताओ धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति किसकी होगी, कैसी होगी, क्षारीय होगी ना। देखो अम्ल और धात्विक ऑक्साइड लवण और जल बनाते हैं, यहाँ भी अम्ल और क्षारक लवण और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। तो भाई ये धात्विक ऑक्साइड किसका काम कर रहा है, क्षारक का ही तो काम कर रहा है, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलने से ही लवण और जल बनता है। तो यहाँ अम्ल और धात्विक ऑक्साइड मिलने से भी लवण और जल बन रहा है। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ स्टार लगा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप नीचे नोट करना इसे, ठीक है ना। क्या लिखोगे, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। अब देखो 5वां जो गुण है वो है क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया। देखो यहाँ तो अम्ल की धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कराई, अब हम क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं। चलो क्या होता है, देखो यदि आप क्षारक की अभिक्रिया कराते हैं किससे, अधात्विक ऑक्साइड से, ठीक है, तो क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है, ठीक है ना। तब भी आप पाओगे कि एक तो लवण बनेगा और साथ ही क्या बनेगा, जल बनेगा। देखो क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कराने पर भी एक तो लवण बनता है और एक क्या बनता है, जल बनता है, ठीक है। देखो अब हम उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले तो क्षार लेते हैं, मान लो मैंने क्षार ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सब जानते हैं। अधात्विक ऑक्साइड लेना है, अधात्विक मतलब धातु नहीं होनी चाहिए, अधात्विक ऑक्साइड
जैसे मैंने अधात्विक ऑक्साइड ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, ये अधात्विक ऑक्साइड है, ठीक है, ये क्या है, अधात्विक ऑक्साइड है। अब ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, एक तो बनाएंगे लवण और एक क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। तो देखो ये तो लवण है Na2CO3 और साथ ही क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जल। सोडियम कार्बोनेट, ये क्या बना भाई, ये बना आपके सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और साथ ही क्या बन गया, जल बन गया। क्या बन गया, जल बन गया, ठीक है। तो क्षार अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाता है, जल बनाता है। अभिक्रिया आपको समझ में आ गई, क्या अभिक्रिया संतुलित है। देखते हैं, यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। 2 लगाते, देखो ऑक्सीजन 2 और 2 कितने हो गए, 4, वहां भी 3 और 1 ऑक्सीजन 4 है। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। कार्बन 1 है, तो यहाँ भी 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन हमने पहले गिन ही लिया, तो अब अभिक्रिया क्या हो गई आपके, संतुलित हो गई। ये O बटा है, ठीक है ना, यहाँ पर समझ में आ गया। तो देखो क्षार अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है, ठीक है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, ठीक है, एक उदाहरण और ले लेते हैं। तो जैसे मान लो हमने क्षार तो ले लेते हैं हम KOH, बताओ क्या नाम है इसका, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, बताया था ना भाई, ये क्षार है पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है ना, ये क्या है, क्षार है, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड ले लिया। अब ले लेते हैं हम अधात्विक ऑक्साइड ले लेते हैं, SO3 ले लेते हैं। अधात्विक ऑक्साइड याद है, SO3 है ना, इसे बोलेंगे सल्फर ट्राई ऑक्साइड। क्या है ये, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड। अब इन दोनों की कराएंगे अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, बताओ भाई क्या बनेगा, कौन कौन बता सकता है, क्या बनेगा भाई। तो देखो ये बनेगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, क्या बनेगा, पोटेशियम सल्फेट, और साथ ही क्या उत्पन्न हो जाएगा, जल, ठीक है। तो ये जो बना वो नाम है पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट। देखो देखो धातु क्या कर रहा है, क्षार अधात्विक ऑक्साइड से भी क्रिया करके लवण बना रहा है और साथ ही क्या बना रहा है, जल बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या आप मुझे बता सकते हो कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, 100% बता सकते हो। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी थी, क्षारीय, तो बताओ अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी, क्योंकि देखो अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और क्या बना रहा है, जल बना रहा है। यहाँ भी तो क्षारक और अधात्विक ऑक्साइड मिलकर लवण और क्या बना रहा है, जल बना रहा है। इसका मतलब अधात्विक ऑक्साइड किसका काम कर रहा है, अम्ल का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको स्टार लगा के लिखना है। क्या लिखोगे, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, ठीक है बच्चों। अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो यहाँ क्षारीय लिखना है ना, यहाँ गलती कर गया हम। इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, ठीक है ना। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति तो कैसी होती है, क्षारीय, और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। तो आज की इस क्लास में इसके जो रासायनिक गुण है वो समाप्त हुए। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास हम जल्द लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।